अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आइए आगाज़ करते हैं बाब नंबर 3 की मश्क का। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 3 की मश्क का, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात के बारे में। सबसे पहला जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि क्लासिफिकेशन से मुराद जानदारों को डैश की बुनियाद पर ग्रुहों में तकसीम करना है। पहला ऑप्शन ये है कि खुराक, खाने के तरीका की बुनियाद पर, दूसरा है इनमें मौजूद मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर, जीम है सांस लेने के तरीके की बुनियाद पर, दाल है इनका अपनी बका के लिए इख्तियार करदा तरीके की बुनियाद पर। तो जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब है वो है बे, इनमें मौजूद मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर जानदारों की गिरोहों में तकसीम की जाती है। तो पहले कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है बे, इनमें मौजूद मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। दूसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि मंदरजा झैल में से कौन से जानदार किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है। पहला है वाज़ेह न्यूक्लियस के साथ यूनिसेलुलर और सादा मल्टीसेलुलर, दूसरा ऑप्शन है वाज़ेह न्यूक्लियस के बगैर मल्टीसेलुलर, जीम तीसरा ऑप्शन है वाज़ेह न्यूक्लियस के साथ मल्टीसेलुलर, दाल चौथा ऑप्शन है वाज़ेह न्यूक्लियस के बगैर यूनिसेलुलर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है वाज़ेह न्यूक्लियस के साथ यूनिसेलुलर और सादा मल्टीसेलुलर जानदार, इनको किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल किया जाता है। तो अलिफ दूसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का दुरुस्त जवाब है। फिर है तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि वायरसेस की किसी किंगडम में क्लासिफिकेशन नहीं की जाती क्योंकि। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता। जो आखिरी वाला ऑप्शन है वो तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का दुरुस्त जवाब होगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, इनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए इनको किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं किया जाता क्योंकि पांचों किंगडम में सिर्फ जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर है चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि वायरसेस को कौन से किंगडम में शामिल किया जाता है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इनमें। पहला है फंजाई, दूसरा है मोनेरा, तीसरा जीम है प्रोटिस्टा, दाल इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, इनमें से कोई भी नहीं। किसी भी किंगडम में वायरसेस की क्लासिफिकेशन नहीं की जाती क्योंकि उनको जानदार ख्याल नहीं किया जाता। पांचवा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि करीबी जेनरा मिलकर एक डैश बनाते हैं। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उनमें ऑर्डर है। ऑर्डर ये फैमिलीज के मिलने से बनता है, ना कि जेनरा के मिलने से। दूसरा है फैमिली, यही दुरुस्त जवाब है पांचवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का। फैमिली करीबी जेनरा के मिलने से बनती है। तो पांचवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है कि करीबी जेनरा के मिलने से एक फैमिली बनती है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। फिर है छठा कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ताल्लुक कौन से किंगडम से है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो जिनमें न्यूक्लियस हो, इनका ताल्लुक कौन से किंगडम में से। पहला ऑप्शन है फंजाई और प्लांटी। फंजाई और प्लांटी में यूनिसेलुलर जानदार नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन है फंजाई और मोनेरा। फंजाई में भी मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं और मोनेरा में होते तो यूनिसेलुलर हैं लेकिन वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये भी दुरुस्त जवाब नहीं है। जबकि जो जीम जवाब है सिर्फ प्रोटिस्टा में ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो जीम जवाब दुरुस्त जवाब है, सिर्फ प्रोटिस्टा। छठे कसीरुल इंतखाबी सवाल का। फिर है सातवां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में डैश के नाम का पहला हरफ हमेशा बड़ा रखा जाता है। हम जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जानदारों को साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं और वो 2 लफ्जों पर मुश्तमिल होता है, जीनस का वर्ड और स्पीशीज का वर्ड। जो जीनस का लफ्ज होता है वो हमेशा बड़े हरफ से लिखा जाता है। तो सातवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है जीनस, जीम। इसका लफ्ज ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बड़े हरफ से लिखा जाता है, जबकि स्पीशीज का नाम छोटे हरफ से शुरू किया जाता है। आठवां कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि मंदरजा झैल में से कौन सी तरतीब छोटे से बड़े टैक्सोन की तरफ दुरुस्त निज़ाम मरातब है। टैक्सोनॉमी के निज़ाम मरातब से मुराद टैक्सा की तरतीब है। टैक्सा क्या है? ये वो वाले ग्रुप्स हैं जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, छोटे से लेकर बड़े तक। तो हमने इन चारों ऑप्शन में जो दुरुस्त तरतीब है टैक्सोनॉमी के निज़ाम मरातब की वो देखनी है। पहला ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, आर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये दुरुस्त तरतीब नहीं है। दुरुस्त तरतीब हमेशा छोटे लेवल से बड़े टैक्सा की तरफ जाती है। बे है किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये भी दुरुस्त नहीं है। जीम है जीनस, स्पीशीज,
किंगडम, फाइलम, आर्डर, क्लास, फैमिली, ये भी दुरुस्त नहीं है। जबकि जो दाल ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले सबसे छोटा टैक्सा आ रहा है जो कि स्पीशीज है, फिर स्पीशीज के मिलने से जीनस बनता है, जीनस के मिलने से फैमिली, फैमिली के मिलने से एक ऑर्डर बनता है, और ऑर्डर के मिलने से क्लास बनती है, और क्लास के मिलने से फाइलम बनता है, और फाइलम के मिलने से किंगडम बनता है। दाल ऑप्शन ये सही जवाब है 8वें कसेरुल इंतखाबी सवाल का, जिसमें स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम है। फिर 9वां कसेरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि एक जानदार का साइंसी नाम लिखने का दुरुस्त तरीका कौन सा हो सकता है। तो साइंसी नाम लिखने के मुख्तलिफ उसूल हैं, उनमें एक ये है कि अगर आप साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो उसको नीचे से उसके खत खींचेंगे, अगर आप खत नहीं खींचना चाहते तो उसको इटैलिक्स या टेढ़ी लिखाई में लिखें। तो आप देख सकते हैं जो अलिफ ऑप्शन है कैनिस लिपिस, ये कुत्ते का साइंटिफिक नाम है, और ये जो कैनिस ल्यूपिस है ये टेढ़ी या इटैलिक्स में लिखा गया या टेढ़ी लिखाई में लिखा गया। तो 9वें का जो दुरुस्त जवाब है वो है अलिफ ऑप्शन कैनिस ल्यूपिस, ये दुरुस्त तरीका है साइंटिफिक नेम लिखने का। फिर है 10वां कसेरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि एक जानदार मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी रखता है, इसका ताल्लुक कौन से किंगडम से होगा। तो वो जानदार जो मल्टी सेलुलर हो, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता हो, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी रखता हो, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पौधा होगा और वो किंगडम प्लांटिस से ताल्लुक रखता हो। ना ही वो किंगडम प्रोटिस्टा में होगा, ना ही फंजाई में, ना ही एनिमेलिया में, बल्कि वो फोटोसिंथेसिस, मल्टी सेलुलर और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स रखने की वजह से प्लांटी में शामिल होगा। तो 10वें कसेरुल इंतखाबी का जो दुरुस्त जवाब है वो है प्लांटी जीन। फिर 11वां कसेरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि एक ही डैश में शामिल स्पीशीज एक दूसरे से ज्यादा करीबी ताल्लुक रखती है बनिस्बत इन स्पीशीज के जो एक ही डैश में मौजूद हो। तो एक ही फैमिली में जो स्पीशीज होती हैं वो ऑर्डर की निस्बत एक दूसरे से ज्यादा करीबी ताल्लुक रखती है, क्योंकि ऑर्डर एक बड़ा ग्रुप है तो उसमें पाए जाने वाली स्पीशीज एक दूसरे से ज्यादा अलग भी हो सकती है, लेकिन फैमिली ऑर्डर से छोटा ग्रुप है, इसलिए इस गिरोह में मौजूद जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से ज्यादा करीबी ताल्लुक रखेंगी। तो 11वें का जो दुरुस्त जवाब है 11वें कसेरुल इंतखाबी सवाल का वो है बी, फैमिली और ऑर्डर। फिर 12वां कसेरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि जब एक स्पीशीज का आखिरी मेंबर भी मर जाए तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है। ऐसी स्पीशीज नापैद स्पीशीज कहलाती है जिस स्पीशीज का आखिरी मेंबर भी दुनिया से खत्म हो जाए। फिर है 13वां कसेरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि हुबारा बस्टर्ड किस मौसम में पाकिस्तान में हिजरत करके आता है और ठहरता है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जिनमें पहला है गर्मियों में, दूसरा है बहार में, तीसरा है खज़ा में, और दाल आखिरी है सर्दियों में। तो हुबारा बस्टर्ड ये सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान हिजरत करके आता है और यहाँ पर ठहरता है। तो जो 13वां कसेरुल इंतखाबी सवाल उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, सर्दियों में। तो ये थे कसेरुल इंतखाबी सवाल जो हमने तफसील से पढ़े। अब हम बाब नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के मुख्तसर सवालात के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्तसर सवाल वो ये है कि फंजाई और जानवरों के न्यूट्रिशन के तरीकों में क्या फ़र्क है। फंजाई एक अलहदा किंगडम है, जानवरों का एक अलहदा किंगडम है एनिमेलिया। इन दोनों के न्यूट्रिशन के तरीके एक दूसरे से अलहदा हैं। जो फंजाई हैं ये अपनी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स खारिज करते हैं जो इनके जिस्म से बाहर निकलते हैं। जो बाहर पड़ी हुई खुराक को, जो कि मुर्दा जानदारों के जिस्म की शक्ल में होती है, उसको डाइजेस्ट करते हैं छोटे छोटे सादा मॉलिक्यूल्स में, और सादा मॉलिक्यूल्स को जज़ब कर लेते हैं। तो फंजाई अपनी खुराक को जज़ब करते हैं, लेकिन जानवर अपनी खुराक को खाकर अपने जिस्म में लेकर जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के बाद जज़ब करते हैं। लेकिन फंजाई बाहर ही अपनी खुराक को डाइजेस्ट करके जज़ब कर लेते हैं। जो खुराक उनके जिस्म से बाहर पड़ी होती है उसको जिस्म की सतह से ही जज़ब कर लेते हैं। तो ये था फंजाई और जानवरों के न्यूट्रिशन के तरीकों में फ़र्क। अब हम दूसरा मुख्तसर सवाल पढ़ते हैं, वो ये है कि यूनिसेलुलर जानदारों की स्पीशीज़ की तारीफ़ करने के लिए जिनसी तौलीद का पैमाना इस्तेमाल करना मुश्किल है, वजह बताएं। इसकी क्या वजह है कि यूनिसेलुलर जानदारों की स्पीशीज़ की तारीफ़ हम या उनकी क्लासिफिकेशन हम जिनसी तौलीद के पैमाने पर नहीं करते। वो इसलिए कि जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं उनमें जिनसी तौलीद रिवायती जिनसी तौलीद नहीं होती। वो रिवायती जिनसी तौलीद नहीं करते, इसलिए उनको जिनसी तौलीद के पैमाने पर हम उन स्पीशीज़ की तारीफ़ नहीं करते, या फिर अगर उनकी जिनसी तौलीद अगर हो भी तो उसका मुतालिया बेहद मुश्किल होता है, वो हमारी समझ से कासिर है। हम
उनको अच्छे से समझ नहीं सकते। इसलिए जिनसी तौलीद का जो पैमाना है वो यूनिसेलुलर जानदारों की स्पीशीज़ की तारीफ के लिए बहुत मुश्किल है। फिर है तीसरा मुख्तसर सवाल, वो ये है कि टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स में क्या फ़र्क है। टेक्सोनोमी ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें जानदारों की पहचान की जाती है और इनके साइंटिफिक नाम रखे जाते हैं, जबकि सिस्टमेटिक्स में जानदारों की मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। अगर उनकी खसूसियत मुश्तरका हो उनको एक ग्रुप में, और अगर उनकी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है। और सिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन के साथ साथ जानदारों की जो इर्तिकाई तारीख होती है उसका भी मुतालिया किया जाता है, यानी उस तारीख का मुतालिया किया जाता है कि जिस तारीख में जानदारों में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीली आती है। तो ये था सवाल नंबर 3। फिर है चौथा मुख्तसर सवाल, वो ये है कि इस लाहात नापैद और एंडेंजर्ड में क्या फ़र्क है। नापैद स्पीशीज़ से मुराद ऐसी स्पीशीज़ है जिसके तमाम जानदार कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद नहीं होते। कोई भी जानदार उस स्पीशीज़ का कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद नहीं होता, तमाम के तमाम जानदार ख़त्म हो चुके होते हैं। ऐसी स्पीशीज़ को नापैद स्पीशीज़ कहते हैं, जैसा कि डायनासोर। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिस स्पीशीज़ के जानदारों की तादाद बहुत कम हो चुकी हो और वो नापैद होने के नज़दीक हो अगर उनकी हिफाजत ना की गई। ऐसी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं, जैसा कि पांडा ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जबकि डायनासोर ये नापैद स्पीशीज़ है। तो नापैद और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आपने फ़र्क किया। नापैद ऐसी स्पीशीज़ जिसके तमाम जानदार, कोई भी जानदार इस कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद ना हो, जैसा कि डायनासोर। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जिसके जानदारों की तादाद बहुत कम हो चुकी है और मुस्तकबिल में अगर उनकी हिफाजत ना की गई तो वो भी नापैद हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं जो ख़तरे में, जैसा कि पांडा। फिर है आखिरी मुख्तसर सवाल, वो ये है कि टेक्सोनोमी में विटेकर, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज का क्या किरदार है। विटेकर ने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया और उसने इस किंगडम में तमाम जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया, 5 किंगडम्स में कुछ बुनियादों पर। फिर 1988 में मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ तरामीम की, कुछ तब्दीलियां की। इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल या तैयार करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। जीन्स की बुनियाद पर भी इन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन की। जो जानदार एक जैसा जीन या एक जैसा जेनेटिक मटेरियल रखते थे, डीएनए, उनको एक ग्रुप में रखा, और जो जानदार एक दूसरे से अलग जेनेटिक मटेरियल या जीन्स रखते थे उनको अलग ग्रुप में रखा। तो मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तरामीम की, मस्बत तब्दीलियां की, कुछ और बुनियादों पर जानदारों की 5 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन की, जबकि विटेकर ने 1967 में सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया था। तो ये था बाब नंबर 3 की मश्क के बारे में आपको तफसीलन लेक्चर। तो यहाँ पर आपकी बाब नंबर 3 की मश्क का खात्मा हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने बाब नंबर 3 की मश्क को मुकम्मल किया। आने वाले लेक्चर में बाब नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।